हम आज के द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ने इंडोनेशिया से स्वैप कर लिया है। अब 2023 के समिट को इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन 22 के समिट को इंडोनेशिया होस्ट करेगा, जो कि पहले इंडिया करने वाला था। तो 21 में इटली होस्ट करेगा, इंडोनेशिया 22 में होस्ट करेगा, इंडिया 23 में होस्ट करेगा, ब्राज़ील 24 में होस्ट करेगा। और इस बार कौन होस्ट कर रहा था? सऊदी अरेबिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ रिफॉर्म्स की बात की है, तो क्या क्या रिफॉर्म्स की बात की वो हम देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर बेटर ग्लोबल गवर्नेंस। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए ताकि बेटर ग्लोबल गवर्नेंस हो सके पोस्ट कोविड रिकवरी में। सेकेंड डे का एजेंडा मेनली था कि इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर बनाना। इसके अलावा एक साइड इवेंट भी हुआ जो कि था सेफ गार्डिंग द प्लानट। ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था उसको स्टैब्लिश करने का। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने का इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था। इसके अलावा एक साइड इवेंट हुआ था सेफ गार्डिंग द प्लानट, द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी अप्रोच। तो इसमें ये मेनली बोला गया था कि हमको एज अ ट्रस्टी एक्ट करना है अर्थ का, ना कि हम इसको ओन करते हैं। तभी हम अपनी होलिस्टिक अप्रोच रख सकेंगे, सस्टेनेबल अप्रोच रख सकेंगे टुवर्ड्स द अर्थ। चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्या बोला है? G20 कंट्रीज शुड टेक द लीड इन टैकलिंग climate change following the guidance of the UN framework convention on the climate change and push for the full and effective implementation of the Paris agreement। कि चाइनीज प्रेसिडेंट का कहना है कि G20 कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहिए और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, जिसको पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की फुल इफेक्टिव कोशिश करनी चाहिए। G20 डिक्लेरेशन में क्या बोला गया? ये बोला गया कि सारे लीडर्स कमिटेड हैं टू लीडिंग द वर्ल्ड इन शेपिंग अ स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव पोस्ट कोविड एरा। इसके अलावा FATF को सपोर्ट वापस से रीअफर्म किया है कि as the global standard setting body for preventing and combating money laundering, terrorist financing and proliferation financing। अब ये केरला ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें आप कोई भी थ्रेटनिंग, अब्यूसिव या ह्यूमिलेटिंग और डिफेमेटरी पोस्ट करते हैं तो आपको जेल टर्म हो सकता है। तो इससे सिमिलर केस एक 2015 में आया था, श्रेया सिंघल केस, जिसमें था इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट on section 66A of the IT had struck down a similar provision of the Kerala Police Act for being violative of the right to freedom of speech and expression for its vagueness। तो सेम ऐसा एक्ट एक बार सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर चुकी है कि उसमें उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रोक लगाई जा रही थी उस एक्ट की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत वेगनेस थी कि आप डिफाइन नहीं कर सकते ना क्या थ्रेटनिंग है, क्या ह्यूमिलेटिंग, आपने ये डिफाइन नहीं किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेगनेस का स्कोप है। सेक्शन 118D ऑफ द केरला पुलिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years फॉर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ कॉजिंग अनॉयंस टू एनी पर्सन इन एन इनडिसेंट मैनर। तो सेक्शन 118D केरला पुलिस एक्ट का ये बोलता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल के लिए अगर कोई भी पर्सन कन्विक्ट है कि उसने किसी दूसरे पर्सन को अनॉयंस कॉज की है किसी भी इनडिसेंट मैनर में, कोई भी स्टेटमेंट है, वर्बल कमेंट से, टेलीफोन कॉल से या फिर कोई मैसेज भेज के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था श्रेया सिंघल केस रूलिंग में, what it has said about section 66A as causing annoyance in an indecent manner suffers from the same type of vagueness and overbreadth। कि इसमें वेगनेस आपने डिफाइन नहीं किया कि क्या चीज़ इनडिसेंट होगी और क्या चीज़ नहीं होगी। तो ये था, अभी हम इस पर एक आर्टिकल है वो भी डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है रेट्रोग्रेड। अब आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स जो कि जिन्होंने वो अटेन कर लिया होता है, लेट मी सी, शालेय शलाक्य, उनको अलाउ कर दिया है कि आप सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन IMA ने इसको रेट्रोग्रेड बोला। अब हम देख लेते हैं क्यों। The Indian Medical Association has come down heavily on the government move authorizing some Ayurveda practitioners to perform surgical procedures, describing it in a strongly worded statement as retrograde। तो उन्होंने बोला है retrograde is the apex medical body as the Central Council of Indian Medicine, the Ayurveda regulatory body, Ayush Ministry, to develop their own surgical disciplines from their own ancient texts and not claim the surgical discipline of modern medicine as their own। तो एपेक्स मेडिकल बॉडी का ये कहना है कि आयुर्वेदा को अगर करना ही सर्जिकल प्रोसीजर्स तो वो अपने मेथड से करें, एंशियंट टेक्स्ट से, और प्लीज़ ये मॉडर्न मेडिसिन को उसमें ना मिलाएं। तो टू डेवलप देयर ओन सर्जिकल डिसिप्लिन्स फ्रॉम देयर ओन एंशियंट टेक्स्ट एंड नॉट क्लेम द सर्जिकल डिसिप्लिन्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एज देयर ओन। और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से आप सर्जरी करके ये नहीं बोल सकते कि आप आयुर्वेदा के थ्रू सर्जरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। Correcting modern medicine by mixing with other systems and poaching the disciplines of modern medicine through backdoor means is certainly foul play of first order। तो IMA का कहना है कि मॉडर्न मेडिसिन को आप मिक्स कर रहे हैं, डिसिप्लिन्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन को मिक्स करो, आप बैकडोर एंट्री चाह रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में आयुर्वेदा का नाम लेकर, तो ये बहुत ही रेट्रोग्रेड स्टेप ऑफ मिक्सिंग द सिस्टम्स। अब ओनली दोज स्पेशलाइज इन शाल्य एंड शलाक्य आर अलाउड टू परफॉर्म दीज सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं।
ओडिशा रिवाइजेज स्कूल मर्जर डिसीजन। तो उड़ीसा में ये बोला गया है कि जिन स्कूलों में 15 से बच्चे कम इनरोल हैं तो उन सारे स्कूल्स को मर्ज कर देना चाहिए। पर कुछ एक्टिविस्ट का कहना है इसकी वजह से और भी ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बच्चों को बहुत दूर दूर स्कूल जाना पड़ेगा, तो इससे ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाएगा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आपका कम हो जाएगा। पर गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट चीफ विप उनका ये बोलना है कि मर्जर इंपॉर्टेंट है रैशनलाइज करने के लिए रिसोर्सेज को, क्योंकि अभी ये भी कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट्स का फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट अपने सोर्सेज को रैशनलाइज करने की बात कर रही है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक तो बच्चों की बात होगी जो एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट को अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये आप सोच सकते हैं। द मर्जर इज बीइंग अंडरटेकिंग अंडर नीति आयोग सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये मर्जर कौन सी स्कीम के अंदर होता है, नीति आयोग सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अंदर हो रहा है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या बेटर डिसीजन होगा, एक मिडल अप्रोच इसकी जो मिल जाए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ये वही न्यूज़ है जो केरला गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक्ट पास किया। तो केरला गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अमेंड द लॉ टू मेक एलिजिबली थ्रेटनिंग और अब्यूसिव और ह्यूमिलेटिंग सोशल मीडिया पोस्ट पनिशेबल बाय जेल टर्म क्रॉसेस मैनी रेड लाइंस। तो ऑथर का कहना है बहुत सारी रेड लाइंस पास करती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैसे भी ऐसे ही सेम चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुके हैं। बाई पुशिंग थ्रू एन ऑर्डिनेंस दैट मेक सच ड्रैकोनियन चेंज, ऑथर का कहना है ड्रैकोनियन चेंज है और एक फ्री स्पीच और इंडिविजुअल लिबर्टीज़ पर इंक्रोचमेंट कर रही है। अब इसके अलावा क्या है, टू एरोगेट मोर पावर टू देमसेल्व्स टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच। तो इससे सरकार अपने आप को ज़्यादा पावर दे रही है कि वो फ्री स्पीच को रेगुलेट कर सके। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम रूलिंग को दिया था और श्रेया शंकर केस में सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन किया था। इन 2015 द एपेक्स कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT Act 2000 विच गेव द गवर्नमेंट पावर टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन एन इंडिविजुअल फॉर एलिजिबली ऑफेंसिव ऑनलाइन पोस्ट। कोर्ट ने ये रूल किया था कि ये डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है बिटवीन द स्पीच दैट वाज मेयरली ऑफेंसिव और एनोइंग एंड दैट विच वाज गिल्टी ऑफ इंसाइटिंग अ डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो सेक्शन 66A को ये माना गया था ये लाइबल टू हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, कि फ्री स्पीच को रोकने में बहुत बड़ा इसका हाथ है, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। द सेम जजमेंट ने इस जजमेंट में एक और चीज़ इनवैलिड डिक्लेयर की थी, सेक्शन 118 डे ऑफ द केरला पुलिस एक्ट विच प्रेस्क्राइब्ड अ जेल टर्म फॉर दोज हु कॉज्ड अनॉयंस टू अदर। तो अभी जो चेंजेस किए गए हैं सेक्शन 66A जो उसको स्ट्रक डाउन किया था, अभी फिर केरला पुलिस एक्ट में चेंजेस किए गए हैं जो कि सिमिलर चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑथर का कहना है कि ये भी उसी तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा क्योंकि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑथर ने एक पॉइंट लिखा है कि कोई भी सरकार हो वो सब फ्री स्पीच को कमी करने की कोशिश करती हैं। डिसेंट एंड इवन लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म एज एन एक्सरसाइज इन बैड फेथ एंड प्रोजेक्ट इज एज एन अटैक ऑन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड अथॉरिटी। तो कोई भी अगर डिसेंट दिखाता है या फिर लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म भी करता है तो उसे ये दिखाया जाता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अथॉरिटी पे अटैक है। तो ये एक आर्टिकल था। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, मैनी मोर बैंक्स। तो अभी RBI ने एक प्रपोजल दिया है जो NBFCs हैं उनको बैंक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ऑथर का मानना है कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हो रही हैं लेकिन बैंक की बहुत बड़ी क्राइसिस, हमारे यहाँ ब्रोकन बैंकिंग सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, पर हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत ख़राब है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक से लास्ट 5 ईयर्स में उनके डिपॉजिट्स फॉल हो गए फ्रॉम द 74 to 76% टू 60 से 65%, बट दीज आर स्टिल फॉर टू हाई एंड ऑल्सो वरिंग। Given the accumulation of bad loans both past and prospective, the center can't keep recapitalizing PSBs। तो PSBs में इतना ज़्यादा लॉस है, उनको कैपिटल की ज़रूरत है, तो सेंटर बार बार तो रिकैपिटलाइज उसे नहीं कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो RBI का रिकमेंडेशन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है कि NBFCs को हम कन्वर्ट कर देते हैं बैंक्स में जिनका एसेट साइज 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऑथर ने इसको वेलकम किया कि बहुत अच्छा स्टेप्स हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे NBFCs अब बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, LANT फाइनेंस। और इसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा, इससे लो कॉस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स ये दे सकेंगे, इनकी लेंडिंग बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोगों को लेंड कर सकेंगे, इससे इकॉनमी बूस्ट होगी क्योंकि क्रेडिट रिक्वायरमेंट इकॉनमी का फुलफिल होगा। लेकिन ऑथर का ये भी मानना है कि लाइसेंस सेलेक्टिवली देना चाहिए और प्रेफरेंस उन्हें देनी चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इन रनिंग NBFCs एंड इंडिपेंडेंट आर्म लेंथ बिजनेसेस। जो अपने NBFCs को इंडिपेंडेंट और आर्म लेंथ बिजनेस के अकॉर्डिंग रन करते हैं उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं बोल सकते ना कि अगर हमने बैंक में कन्वर्ट कर दिया तो कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि हमने तो देखा ही ना येस बैंक कैसे डूब गया, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, तो हर जगह दिक्कतें तो हैं ही। तो लाइसेंसिंग और प्रॉपर सुपरविजन रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये स्टेप अच्छा है कि आप NBFCs को बैंक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल स्टबल बर्निंग पे कि हम कैसे प्रमोट करते हैं स्टबल बर्निंग खुद से। इंडो-गैंजेटिक प्लेन इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग अमोनिया हॉटस्पॉट्स। तो जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है
वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग अमोनिया हॉटस्पॉट्स है। जो एटमॉस्फेरिक अमोनिया है जो कि फर्टिलाइजर यूज से आती है, एनिमल हस्बेंड्री और बाकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से आती है, जब वो कंबाइन हो जाती है जो कि पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन और अदर फॉसिल फ्यूल से एमिशन आते हैं, उन दोनों के कंबाइन होने के बाद वो सेकंड पार्टिकुलेट्स बन जाते हैं। सेकंड पार्टिकुलेट्स क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनली वैसे नहीं निकल रहे, वो कंबाइन हो जा रहे हैं। सेकेंडरी बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाई मल्टीपल डायरेक्ट और प्राइमरी एमिशंस रिएक्टिंग इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन इसका कितना इंपैक्ट होता है पोल्यूशन पे, इंडिया में स्टडी नहीं किया गया, पर चाइना में सिमिलर पैटर्न स्टडी किए गए हैं और चाइना में ये पता चला है दे कैन अकाउंट फॉर क्वार्टर टू अ थर्ड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन। इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो सेकंड पार्टिकुलेट्स बनते हैं चाइना में 1/3 पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं अर्बन सेटिंग्स में। तो ऑथर का क्या कहना है, पर्टिकुलेट मैटर एंड ऑथर का कहना है कि एग्रीकल्चर जो है उसकी वजह से पोल्यूशन होता भी है, लेकिन साथ ही साथ में उसका परपेट्रेटर भी है और विक्टिम भी है। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलेट मैटर और ग्राउंड लेवल ओजोन जो फॉर्म होते हैं उससे क्या होता है, डबल डिजिट लॉसेस होता है क्रॉप यील्ड्स में। ओजोन प्लांट सेल्स को डैमेज कर देता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हैंडीकैप कर देता है और इसके कारण यील्ड कम हो जाती है। तो एक स्टडी में पता भी चला कि 30% ऑफ द व्हीट यील्ड इज मिसिंग इन सारी चीज़ों के चक्कर में। पर आयरनी ये कि हम खुद ही ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर पोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से सब्सिडी दी जाती है जिससे ये सारे एग्रीकल्चरल एमिशंस प्रमोट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्री पावर दिया जाता है, फ्री वाटर दिया जाता है जो कि पंप होता है। इससे क्या होता है, ये जो सारे एरिया हैं पंजाब हरियाणा, यहाँ पे राइस बहुत अच्छी क्रॉप मानी जाती है और अट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि हम सब कुछ तो फ्री देते हैं, फ्री वाटर, फ्री पावर। इसके अलावा गवर्नमेंट इसमें क्या कर देती है, प्रोक्योरमेंट पैडी की कर देती है MSP पे, जो कि 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बीइंग राइस प्रोड्यूस इन पंजाब हरियाणा बेल्ट। FCI के पास इतना सारा ग्रेन पड़ा उसके बाद भी वो हर साल इतना ज़्यादा प्रोक्योर करती है। सिमिलरली अमोनिया क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर पे हम फ्री सब्सिडी देते हैं, फर्टिलाइजर फ्री दिया जाता है। फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली यूरिया ग्रैनुलर फॉर्म इज हाईली सब्सिडाइज। ये वन ऑफ द चीपेस्ट नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है और ये उसी तरीके से वोलेटिलाइज भी होता है और अमोनिया एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो इन्हीं सब की वजह से स्टबल बर्निंग हो रही है। अब ऑथर का और क्या कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम वी हैव टू स्टॉप पेइंग फॉर पॉइजन। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू करेक्ट इन द पॉलिसी मैट्रिक्स इज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडीज एंड ऑन पावर फर्टिलाइजर्स प्रोक्योरमेंट। तो ऑथर का कहना है कि जो हम सब्सिडी देते हैं पावर फर्टिलाइजर प्रोक्योरमेंट में, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। पहली बात ये, हमें जो हम इनपुट सब्सिडीज फार्मर्स को देते हैं हमें उसे चेंज करके इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज करने की जरूरत है। से फॉर द कन्वर्जन ऑफ पैडी एरियाज इन दिस बेल्ट टू ऑर्चर्ड्स विद ड्रिप इरीगेशन। ये जो पैडी एरियाज है इनको हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज से कन्वर्ट करके यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन लगा सकते हैं। वेजिटेबल्स, कॉर्न, कॉटन, पल्सेस और ऑयल सीड्स हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्रॉप्स के। सिर्फ राइस और व्हीट करने से बहुत ही ज़्यादा पानी भी जाता है और स्टबल बर्निंग तो होती है राइस की वजह से। दैट कंज्यूम मच लेस वाटर, मच लेस पावर एंड फर्टिलाइजर्स एंड डू नॉट क्रिएट स्टबल टू बर्न। इससे स्टबल भी नहीं होता है। तो अप्रोच टू डाइवर्सिफिकेशन हैज़ टू बी डिमांड लेड। पर ऑथर का कहना है कि जो भी आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे क्रॉप्स की वो डिमांड लेड होनी चाहिए विद अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ द वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू फोक एंड नॉट जस्ट फोकस ऑन प्रोडक्शन। और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना चाहिए और कैसे कैसे सप्लाई चेन होनी चाहिए उस पर भी फोकस होना चाहिए। द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा इसमें वो क्रिटिकल होगा। अगर फर्टिलाइजर फ्रंट पे देखें तो जो गवर्नमेंट यूरिया को सब्सिडाइज करती है और ऑलमोस्ट 75% ऑफ द कॉस्ट इसकी सब्सिडाइज कर देती है, इट वुड बी बेटर टू गिव फार्मर्स इनपुट सब्सिडी इन कैश। तो ऑथर का कहना है कि इसके अलावा आप फर्टिलाइजर को सब्साइड मत करो, आप जो फार्मर्स है आप उनको कैश में सब्सिडी दे दो, फिर वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि उनको कौन सी क्रॉप लगानी है। तो इससे क्या होगा, क्रॉप म्यूचुअल वे होगा। तो अगर आप फर्टिलाइजर फ्री में दे देते हो तो वो राइस, पैडी, वीट यही सब लगाते हैं। दिस वुड बी इन अ क्रॉप म्यूचुअल वे दैट वुड मेक एग्रीकल्चर डिमांड ड्रिवन और ऑल्सो सेव द कंट्री फ्रॉम हाई कॉस्ट ऑफ कैरिंग एक्सेसिव स्टॉक्स ऑफ राइस एंड व्हीट। तो इसके अलावा FCI को भी इतना सारा ग्रेन प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी फ्रॉम फार्मर्स बर्निंग स्टबल इन द फील्ड्स में ऑल्सो भी रेस्ट्रिक्टेड। तो हमें क्या करना चाहिए, टेकन टुगेदर दीज मेजर्स को डबल फार्मर्स इनकम। अगर हम ऐसा करेंगे तो फार्मर्स इनकम हमारी डबल हो जाएगी, एफिशिएंसी प्रमोट होगी, पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स लिए भी हैं। बस अब ये टाइम है कि इनपुट सब्सिडी वाला रिफॉर्म भी ले लिया जाए और हमें स्टॉप पेइंग फॉर पॉइजन करना पड़ेगा। तो मेनली यही है कि फर्टिलाइजर, फ्री पावर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये सब देना बंद करना पड़ेगा और इनपुट सब्सिडी कैश में देनी चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए कैश में देनी चाहिए ताकि क्रॉप म्यूचुअल वे हो, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब वर्ड टू विन, ये आर्टिकल है कि पोस्ट कोविड के बाद हमें कैसा वर्ड बनाना चाहिए। तो इसमें ऑथर ने बोला है कि न्यू ग्लोबल वर्ड में क्या क्या हो सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। द एंटीडोट टू पोलराइजेशन, ऑथर का ये कहना है कि पोलराइजेशन हर कंट्री में हो चुका है। मे बी इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, टर्की, ब्राज़ील, इथियोपिया, हर जगह कोई ना किसी टाइप का पोलराइजेशन तो है। तो इसके एंटीडोट क्या है, इस पोलराइजेशन को दूर कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे दूर कर सकते हैं इज रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन अ वे दैट दे वर्क फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। कि जो भी सरकार है वो सारे सिटीजन्स को इक्वल माने और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उन सबके लिए काम करे। सोसाइटीज तभी हील हो सकती हैं जब गवर्नेंस फेयर और कंपैशनेट होता है।
अब लार्जर क्वेश्चन क्या है कि कोल्ड वॉर के बाद सारी कंट्रीज इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब इस टाइम जो फ्रैक्चर्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यूएस और चाइना के बीच में रिलेशंस कितने ख़राब हो चुके हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी के बीच में इतनी ज़्यादा राइवलरी चल रही है, और इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है। नियर बाई इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा कन्फ्रंटेशन चलता ही रहता है। वेस्ट एशिया में सिविल वॉर्स इंस्टिगेट है, फॉर एग्जांपल सीरिया, इराक, लीबिया, यमन। और इसके अलावा ब्राज़ील ने तो एक हॉटी वॉर कर दिया है कि अमेजोन फॉरेस्ट ही उनके यहाँ जल रहे हैं, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होती थी तो वो भी नहीं सिंक हो पा रही है। तो ऑथर का कहना है बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है। इसके अलावा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की ट्रीटी जो यूएस और रशिया के बीच में, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वो भी एक्सपायर होने वाली 2021 को। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? तो ऑथर ने कुछ सोल्यूशंस बताया हमें क्या क्या करना चाहिए। Do we have leaders with a global vision and not just a vision limited to making their own respective nations great? तो हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो सिर्फ अपने नेशन के बारे में सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ग्लोबल विजन होना चाहिए, पूरे देश को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। Without effective global governance, the world faces the real danger of lurching towards more disorder, divisions and even wars. तो पहला क्या करना चाहिए? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड जस्टिस प्रोमोटिंग गवर्नेंस इज द रेमेडी टू हील द फिसर्स बिटवीन नेशन। द सेम इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ मोर यूनाइटेड, सेफर एंड बेटर वर्ल्ड। तो जैसे ऑथर ने वो अप्रोच बताई थी कि जो गवर्नमेंट होती है उसको सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, सारे सिटीजन्स को, और उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो सेम स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं मोर यूनाइटेड, सेफर और बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, जिसमें सारे कंट्रीज एक दूसरे के सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करें। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड गवर्नमेंट मस्ट बी ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ ग्लोबल डिस्कशन एक्शन। सेकेंड नेशन क्या है? The paradigm of exclusive and paramount national sovereignty has become the greatest barrier to human unity and fraternity. ऑथर का कहना है सारे कंट्री बोलते हैं हम सॉवरन है, हम सॉवरन है, तो इससे एक्सक्लूसिविटी आ जाती है, इससे ह्यूमन यूनिटी नहीं बढ़ पाती, फ्रेटर्निटी नहीं बढ़ पाती है। जब नेशनल सॉवरनिटी होती है उससे पीस थ्रेटन होता है, वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकली इंटरकनेक्टेड सोसाइटी एज रीजन्स। तो ग्लोबलाइजेशन में हम ये कर सकते हैं फिजिकल, डिजिटल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाएं, ताकि टेरिटोरियलिटी के उससे लोग ऊपर आएँ और वो ये ना सोचे कि ये इस टेरिटरी का, वो इस टेरिटरी का। इससे यूनाइटेडनेस तो कभी क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। तीसरा ऑथर का ये कहना है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो भी हैं उनको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मिलिटराइज करोगे तो क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। पर ऑथर का कहना है, कुछ सिनिक्स इसको बोले कि इम्प्रैक्टिकल है। तो ऑथर का कहना है कि नेशन खुद में ऐसे लॉ नहीं बनाते हैं कि कोई भी कम्युनिटीज़ अगर वायलेंस करे, फॉर एग्जांपल दो कम्युनिटी आपस में वायलेंस करें तो उसको क्रिमिनलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिलिटराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी होना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी मिलिट्री लगाए तो उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। ऑथर ने और क्या बताया? ऑथर ने बोला कि यूनाइटेड नेशंस को अपना मैंडेट चेंज करना चाहिए, और अपना मैंडेट अब वो निभा नहीं पा रही है तो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए यूएन रिफॉर्म्स करने चाहिए। ऑथर का कहना है परमानेंट मेंबरशिप जो सिक्योरिटी काउंसिल की वो एबॉलिश कर देनी चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी को अंडर पावर करती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बहुत ब्रॉड बेस्ड और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो सकती है। इनर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी एंड मोबिलिटी हैव मेड इट पॉसिबल फॉर। ऑथर का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हमें रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो एजुकेटर्स, मीडिया पर्सन, हम सबके व्यू ले सकते हैं। अगर हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सरकार कोई लॉ बिल आ रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिस्कस करे, तभी ग्लोबल गवर्नेंस सही हो सकती है। और मोनोपली जो हम प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, जो हमारे 10 पॉलिटिशियंस मिलके ही बनाते हैं लॉ, ऐसा नहीं होगा, सबसे पूछना चाहिए। हिस्ट्री टेक्स अ न्यू टर्न व्हेनेवर मल्टीट्यूड स्विंग इनटू एक्शन इंस्पायर्ड बाय न्यू ड्रीम्स एंड ट्रबल्ड बाय एन अवेयरनेस दैट ओल्ड बिलीव्स। तो ऑथर का कहना है ये करना इतना सरल नहीं होगा। फिर ऑथर ने बोला है कि तो सरल भी कौन सी चीज़ करनी हुई है। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हुए, उसके बाद ही कोई नया सिस्टम आता है। History takes a new turn whenever multitudes swing into action inspired by new dreams and troubled by an awareness that old beliefs and systems are a hurdle to the fulfillment of their vital needs and aspirations। तो जब लोगों को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि जो अभी बिलीफ्स और सिस्टम्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है फुलफिल करने के लिए उनके वाइटल नीड्स एंड एस्पिरेशंस, तभी वो न्यू सिस्टम लाना चाहेंगे। It is the idea that a globalized human family needs a new democratically governing body to address the chaos and troubles caused by myopic, self-centered and unaccountable national governments। तो जो नेशनल गवर्नमेंट्स है वो myopic है, वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचती हैं, पर हमें न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अच्छा लाना है। हर जगह फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, सब लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पीपल टू पीपल टाइज और ये सारे रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। तो हम ये देख सकते हैं। अभी आर्टिकल है वाटर बॉम्ब इन द हिमालयाज। तो जो चाइना डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ऑथर ने उसके रेफरेंस में आर्टिकल लिखा है। ब्रह्मपुत्र एक पेरेनियल रिवर है, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो वहाँ की इनहेबिटेंट्स है वहाँ उनको 2 फ्लड से एनुअली डील करना पड़ता है। एक जो मेल्टिंग ऑफ हिमालयन स्नो से आती, दूसरी मानसून फ्लोज की वजह से आती। तो ये फ्रीक्वेंसी इन फ्लड्स की इंक्रीज हो गई है। दीज पजेज आर कंसर्न फॉर द पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी in the lower riparian states of India।
अब चाइना जो कि होम है, ये कुछ डेटा आप मेंस में कोट कर सकते हैं। चाइना जो कि होम है 20% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का, उसके पास सिर्फ 7% वाटर रिसोर्सेज हैं। सीवियर पोल्यूशन ऑफ इट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कॉज बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो चाइना में है वहाँ पे ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ग्राउंड वाटर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो ये चाइना प्लैनेट्स के लिए कंसर्न हो सकता है। जो चाइना के सदर्न रीजन है वहाँ पे वाटर रिच है और जो नदर्न पार्ट है वो वाटर स्ट्रेस्ड है। द सदर्न रीजन इज अ मेजर फूड प्रोड्यूसर एंड हैज सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। तो चाइना के एम्बिशियस प्लान है कि वो साउथ और नॉर्थ को कैनाल्स के थ्रू लिंक कर दे, और जहाँ पे वाटर सरप्लस एरिया और जहाँ पे वाटर डेफिसिट एरिया है तो वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट एरिया में पानी पहुँचा सके। तो चाइना जो है वो एशिया में अपर राइपेरियन स्टेट है, रिवर्स वहीं से निकलती हैं, तो उसके पास इतना प्रिविलेज होता है कि वो इन रिवर्स को ब्लॉक कर सके। फॉर एग्जांपल उसने मेकॉन्ग को ब्लॉक भी कर दिया था। तो साउथ एशियन कंट्रीज जो कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है, वहाँ पर पानी भी नहीं जा पा रहा था, वहाँ पर ड्रॉट भी आ गया था। इंडिया भी सेम ऐसे ही वाटर स्ट्रेस है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी 17% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और 4% वाटर है, और इंडिया की मेनली पॉपुलेशन जो गैंजेटिक प्लेन्स और सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स में रहती है उनको हार्श और ड्राई समर का भी सामना करना पड़ता है। चाइना की तरह इंडिया भी एक प्लान बना रहा है कि वो नॉर्थ और साउथ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाएगा, जो कि इंडिया में प्रपोज्ड है, पर अभी इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ऑथर का कहना है कि हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑथर का कहना है कि पहले इन डैम की वजह से दिक्कतें क्या क्या आएंगी इंडियन के लिए। First, they will eventually lead to degradation of the entire basin. Massive amounts of silt carried by the river would get blocked by dams, leading to a fall in the quality of soil and eventual reduction in agriculture productivity. तो ये जो रिवर्स हैं जो अपने साथ सिल्ट लेकर आती हैं, जब वहाँ पे डैम बन जाएगा तो वो सिल्ट तो नीचे लेकर आ नहीं पाएंगी, तो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, और फिर उससे ये हो सकता है कि अनाज भी कम बने। सेकेंड, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। ऑथर का कहना है कि जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो वर्ल्ड का मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। इसको आइडेंटिफाई भी किया है एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की तरह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फना है जो कि सिर्फ एंडेमिक इसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 35 मेमेलियन स्पीशीज़ को होस्ट करता है, जिसमें से 15 थ्रेटेंड है। रिवर में गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन भी रहती है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अगर वो वहाँ पर डैम बना देंगे तो पानी तो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, तो इन सारी स्पीशीज़ के साथ क्या होगा। थर्ड, जो हिमालय की लोकेशन है वो बहुत रिस्क पोज करती है, क्योंकि सेस्मोलॉजिस्ट का कहना है कि हिमालय बहुत वल्नरेबल है, वहाँ पे अर्थक्वेक हो सकती है, सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, तो वहाँ पर कुछ भी इतना बड़ा लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया। ऑथर ने ये सोल्यूशन दिया है कि दोनों कंट्रीज मिलकर एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ चेक डैम्स बना सकती हैं, रेन कैप्चरिंग लेक्स बना सकती हैं, ट्रेडिशनल मीन्स यूज़ कर सकती हैं वाटर कैप्चर करने के लिए, और ये सब हेल्पफुल भी होंगे इकोलॉजिकल बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए। तो ये एक आर्टिकल था, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना टू लॉन्च मून प्रोब सीकिंग फर्स्ट ल्यूनर रॉक रिट्रीवल सिंस 1970। तो चाइना अपना एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट मून पर भेज रहा है। क्यों? लूनर रॉक्स लाने के लिए, मून पर जो रॉक्स हैं उनको लाने के लिए। तो ये चाइना इफ सक्सेसफुल तो चाइना थर्ड कंट्री बन जाएगा जो कि लूनर सैंपल्स लाएगा यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बाद। इस नाम मिशन का नाम है चैंगे 5 प्रोब, नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट चाइनीज गॉडेस ऑफ द मून। तो किसके ऊपर ये नाम रखा गया? चाइनीज गॉडेस के ऊपर। और ये क्या करेगा? ये मटेरियल लेकर आएगा जो कि हेल्प करेंगे साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने में कि मून का ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। LVB मर्जर, इन्वेस्टर्स में सीक लीगल डिस्कोर्स। तो लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किया जा रहा है DBS के साथ। तो इसमें यही है कि ये बोला जा रहा है कि इसमें राइट ऑफ कर दी गई हैं एक तो इक्विटीज़। तो लोगों का ये कहना है कि आप ऐसे इक्विटी को कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं। वाइल RBI प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ LVB, इट डिसाइडेड टू राइट इट डाउन टू जीरो। तो इस बार जो भी जिन्होंने इक्विटी होल्ड कर रखी थी उनका राइट ऑफ करके जीरो कर दिया, लेकिन ऐसा येस बैंक में नहीं किया गया था। तो लोगों का ये कहना है कि येस बैंक में नहीं किया तो इसमें क्यों कर रहा, आपने ड्राफ्ट बना दिया, आप हमने हमसे पूछा तक नहीं। तो यही सारी चीज़ें। आज थिंग्स स्टैंड नाउ, शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक विल गेट जीरो कॉम्पनसेशन एज द ड्राफ्ट स्कीम अनाउंस्ड बाय द RBI हैज प्रपोज टोटल राइट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ LVB। तो ये जो मैंने आपको बताया जीरो कॉम्पनसेशन कर दिया उस ड्राफ्ट में, और जो पूरा राइट ऑफ कर दिया शेयर्स और डिबेंचर्स का। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। वाइल तमिलनाडु सम सदर्न स्टेट्स हैव बैंड ऑनलाइन गेमिंग। तो बहुत सारे अब स्टेट्स बैन कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग को। तो ऑथर का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग होती क्या पहले तो दीज आर्केड्स, कुछ आर्केड्स होते थे, रिक्वायर्ड द गेमर टू बाय इन गेम टाइम विद सम चिप्स। तो वो गेम टाइम खरीद सकते थे कुछ चिप्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आ गया उससे क्या क्या चेंजेस आए। ऑल द आर्केड बेस्ड मल्टीप्लेयर गेम्स मूव्ड ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन आ गए। नाउ इट इज नियरली ऑल गेम्स आर ऑनलाइन वेयर यूजर्स कनेक्ट देयर डिवाइसेस टू अ सेंट्रल सर्वर होस्टेड बाय द गेमिंग कंपनी। तो अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो सारे जो मेन गेमिंग कंपनी है वहीं से सब लोग कनेक्टेड होते हैं। तो इससे दिक्कतें क्या आएंगी। अब तमिलनाडु ने बैन क्यों करने की कोशिश की है। ऑर्डिनेंस में ये बोला गया है, गवर्नर सेड दैट ड्यू टू ऑनलाइन गेमिंग कुछ
इनोसेंट पीपल हैं, मेनली यंगस्टर्स, जिनके साथ चीट किया जाता है, वो सुसाइड भी कर लेते हैं। द स्टेट हैज़ दस डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गेमिंग, कि ऐसे सुसाइड के इंसिडेंट ना हो और इनोसेंट लोगों की जानें ना जाएं। एनी फॉर्म ऑफ वेजरिंग और बैटिंग इन द साइबर स्पेस बाय यूजिंग कंप्यूटर्स और एनी द कम्युनिकेशन डिवाइस कॉमन गेमिंग हाउसेज हैज़ ऑल्सो बीन बैंड। इसके अलावा अगर आप कोई भी साइबर स्पेस में बैटिंग करते हैं, वेजरिंग करते हैं या किसी और कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, तो वो भी बैन कर दी गई है। तो हमारे यहाँ सारे स्टेट्स में गैम्बलिंग एंड बैटिंग एज अ स्पोर्ट बैन अक्रॉस द कंट्री। जो गैम्बलिंग और बैटिंग है वो तो स्पोर्ट की तरह हर जगह बैन है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में लॉटरी बैन नहीं है। नियरली 10 स्टेट्स इन इंडिया हैव द लॉटरी सिस्टम, तो ये सारे स्टेट्स हैं। दीज लॉटरीज हैव वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, और ये लॉटरीज भी हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं। प्राइज मनी, टिकट्स, ये सब देख के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब ऑनलाइन गेमिंग बैन कर दी है, क्योंकि एक तो ये भी मैटर था ना कि इसमें मनी का मैटर आ जाता था। वाइल देयर हैज़ बीन सम डिबेट ऑन वेदर ऑनलाइन गेम्स आर अ प्योर मैटर ऑफ लक और स्किल, द अराइवल ऑफ मनी इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। पहले तो ये डिबेट होती थी कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग होते हैं ये प्योरली लक पे होते हैं या कुछ स्किल्स भी होती है, क्योंकि अगर स्किल्स भी है तब तो ये फिर ये नहीं बोल सकते कि गेम ख़राब चीज़ है, क्योंकि अगर इसमें स्किल लग रही है। लेकिन अब इसमें मनी का भी मैटर आ गया कि आपको पैसे लो तो आप इन गेम खरीद सकते हो, तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो G20 डेट रिलीफ फ्रेमवर्क, तो अब इसमें क्या बोला गया, दैट डेट ट्रीटमेंट फ्रेमवर्क एंडोर्स्ड बाय G20 लीडर्स ऑन संडे अप्लाइज टू 73 नेशंस दैट आर एलिजिबल फॉर अ टेम्पररी फ्रीज इन ऑफिशियल बाईलेटरल डेट पेमेंट्स। तो G20 के लीडर्स ने एक डेट ट्रीटमेंट फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें कोविड-19 के चलते बहुत सारे कंट्रीज़ अपने डेट पर डिफ़ॉल्ट कर जा रहे थे, तो उनको कुछ रिलीफ दिया गया है। इसमें कुछ 73 नेशंस हैं। तो ये न्यूज़ थी। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।